दोस्तों आज हम बात करेंगे ईएनटी में डिसेबिलिटी असेसमेंट की बात करेंगे। ईएनटी मतलब होता है ई फॉर होता है ईयर और एन फॉर होता है नोज और टी फॉर होता है थ्रोट, यानी कि कान, नाक और गले की हम बात करेंगे। अगर उसमें कोई क्षति हो जाती है या कोई सर्जरी होती है या कोई हमारे को वॉइस की गले में कोई वॉइस की प्रॉब्लम हो जाती है, आवाज़ की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें किस प्रकार से डिसेबिलिटी असेसमेंट, किस प्रकार से उसका इम्पेयरमेंट असेसमेंट जो कि भारत सरकार के गजट के अनुसार 2016 का जो गजट है उसके अनुसार जो है डिसेबिलिटी का एक्ट जो है उसके अनुसार निर्धारित है। और यही चीज जो है अप्लीकेबल अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लागू है वही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में पर भी लागू होती है, यानी कि आर्मी के अंतर्गत भी वही डिसेबिलिटी असेसमेंट या इम्पेयरमेंट असेसमेंट लागू होती है। बशर्ते फौज के अंतर्गत उसको ब्रॉडबैंड कर दिया गया है, लेकिन परसेंटेज के मामले में, असेसमेंट के मामले में वही असेसमेंट क्राइटेरिया आपको दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं सीधे बहस न करते हुए कि जो भी सोल्जर्स, चाहे वो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डीएससी, किसी भी इंस्टीट्यूशन से वो पर्टेन करते हो, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करते, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इंक्लूड है इसमें। तो बात करते हैं सीधे, कोई भी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी के लिए एक ही बात होगी। आगे सिर्फ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में जो बिलोंग करते हैं उनको ब्रॉडबैंड सिस्टम ऑथराइज होता है। आरपीडब्ल्यूडी का मतलब होता है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 इसे हम लोग बोलते हैं, यानी कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट इसको बोला करते हैं। सीधे आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट फॉर अदर ईएनटी कंडीशन, लारिंगोट्रैकल डिसऑर्डर एंड वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, पैल्सी लिखा है उन्होंने, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसको जानते हैं कि यह क्या होता है। सबसे पहले एक एप्लीकेशन छोटा छोटा जान लेते हैं, यानी कि ज़्यादा यूट्यूब के अंदर का ज़्यादा नॉलेज नहीं दे सकते हैं, जो कि जिनके पास इस टाइप की अथॉरिटी होती है यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जिनके पास इस प्रकार की डिग्री होती है वही लोग इसको दे सकते हैं ज्ञान। हम सिर्फ इतना दे सकते हैं जितना इस डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा लिखा हुआ है और जितना हमने स्कूलों में पढ़ा हुआ है या हमने जितना जाना है, उससे ज्यादा नहीं। सीधे आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है? यह एक प्रकार का एक प्रॉब्लम है जो कि एक वॉइस प्रोडक्शन होता है और सांस लेने में और स्वेलिंग को इफेक्ट कर सकता है। ये लैरिंगोट्रैकल डिसऑर्डर होता है और लारिंगोट्रैकल डिसऑर्डर और वोकल कॉर्ड पैल्सी जो लिखा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दोनों रेस्पिरेटरी और वॉइस रिलेटेड मेडिकल कंडीशन ये होती है जो आपके लिरिंग्स यानी कि वॉइस का बॉक्स जो होता है और ट्रेकिया विंड पाइप को इफेक्ट करते हैं। इन्हें समझना जरूरी है क्योंकि ये आपके स्पीच, ब्रीथिंग और ओवरऑल वॉइस प्रोडक्शन से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। अगर हम एक बात से और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के कई कारण होते हैं। यह बोलने, सांस लेने और निकलने को प्रभावित कर सकता है। वहीं वोकल कॉर्ड दाएं की तुलना में दुगना बार प्रभावित करता है और महिलाओं पुरुष की तुलना में अधिक बार प्रभावित करता है। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जो आवाज को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों पर नियंत्रित होने का कारण बनती है। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस तब होता है जब आपके वॉइस बॉक्स स्वर नियंत्रण में तंत्रिका आवेग बाधित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके वोकल कॉर्ड मांसपेशी का पक्षघात होता है। तो इसका मतलब हमने समझ लिया है यह क्या होता है, मोटा मोटा जानते हैं कि यह क्या होता है। अब बात समझते हैं। इम्पेयरमेंट टू बी कैलकुलेटेड एज पर द गजट ऑफ इंडिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 आरपीडब्ल्यूओ एक्ट 2016 एंड 5 जनवरी 2018। 5 जनवरी 2018 का ये डिसेबिलिटी एक्ट है, उसके अनुसार यह लिया गया है, यानी कि जो हमारे इंटेलिजिबिलिटी जिसे हम लोग बोलते हैं, जो अफेक्टेड करता है, यानी कि वॉइस की जो प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर बात करें। हम नाक की भी बात करेंगे और थोड़ा सा इसमें ईयर की भी बात करें। ईयर का मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, आई बटन में क्लिक करके जरूर इस वीडियो को जरूर देखें, जिसे हम लोग हियरिंग लॉस भी कहते हैं। तो हियरिंग लॉस की मैंने ऑलरेडी काफी कुछ बता चुका हूँ। द वर्बल आउटपुट ऑफ पर्सन शुड बी इवैल्यूएट यूजिंग देयर परपेचुअल स्पीच इंटेलिजिबिलिटी रेटिंग स्केल, और ये AYJNISSD 2022 के अनुसार ये मैं प्रॉपर तरीके से दे रखा है। जो ये गवर्नमेंट मेडिकल कंडीशन है, पारित है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ये
AYJNISST, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। एंड परसेंटेज ऑफ स्पीच इंटेलिजिबिलिटी अफेक्टेड SIA। SIA का मतलब फुल फॉर्म इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SIA। जहां पर भी SIA शॉर्ट फॉर्म आएगा तो उसका मतलब है स्पीच इंटेलिजिबिलिटी अफेक्टेड। और टू बी मेजर्ड बेस्ड ऑन स्कोर एज गिवन बिलो, तो ये कह रहा है इसके अनुसार, तो जो नीचे दिए गए हमको इसके अनुसार ही बताया। अब हम समझते हैं कि सबसे पहले जो मैंने एक शब्द बोला था AYZNISSD 2022, इसका मतलब है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, इसको बोला जाता है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड इसको बोला जाता है। यानी कि जो सुनने में प्रॉब्लम होती है उनको, या बोलने में जिनको प्रॉब्लम होती है, वो हैंडीकैप्ड होते हैं, विकलांग होते हैं, उनकी ये बात कर रहा है। और जो मैंने एक शब्द बोला था यहाँ पर, क्या बोला था मैंने, यूजिंग इधर परपेचुअल स्पीच इंटेलिजिबिलिटी रेटिंग बोला था, तो उसका मतलब है कि हम जो बोलने की जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपने देखा कई सारे लोगों को जिनकी आवाज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, खासतौर पे जो फौजी बंदे होते हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है उनके साथ, क्योंकि अगर इंजरी हो गई तो इस प्रकार के हादसे हो सकते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं, आपने देखा है हाथ में एक होता है रॉड जैसा, टॉर्च जैसा होता है, वो गले में लगाते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर कंठ में लगाते हैं, उसको लगा के जो है उनकी आवाज़ बोलता है। ऐसे फौजी भी आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, जब आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं कहीं, तो वहाँ पर जो है गले में ऐसा टॉर्च लगाते हैं, फिर ऐसा होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इक्विपमेंट होता है, उसको लगा के यहाँ पर लगा के उसको फिर आवाज़ उनकी बाहर आती है, यानी कि अलग ही टाइप की आवाज आती है, तो बोलने में वो प्रॉब्लम होती है, जिसे हम हिंदी में सरल शब्द में कह सकते हैं अवधारणात्मक भाषण बोध गम्यता, इसको हिंदी में बोल सकते हैं, यानी कि परपेचुअल स्पीच इंटेलिजिबिलिटी इसको कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वॉइस टेस्ट जो लिया जाएगा, जिसको इवेलुएट जो इसको कैलकुलेट किया जाएगा, इवेलुएटेड किया जाएगा, वॉइस टेस्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। कॉन्सेंसस ऑडिटरी परपेचुअल इवोल्यूशन ऑफ वॉइस, यानी कि CAP, इनकी शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने लिखा है CAP। इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो कॉन्सेंसस ऑडिटरी परपेचुअल इवोल्यूशन हम इसको बोलते हैं। और अगर हम इसको हिंदी में एक बोले, अगर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक अनुसंधान का एक उपकरण इसको माना गया है, यानी कि रिसर्च किया गया है, जिसका उपयोग यानी कि वॉइस की जो गुणवत्ता होती है उसके श्रवण का जो अवधारणात्मक मूल्यांकन और दस्तावेजीकरण के लिए इसको किया जाता है। इसके अनुसार ही इसको मापा जाता है, यानी कि उसको इवैल्यूएट किया जाता है, यानी कि उसको आकलन किया जाता है, ताकि चिकित्सकों के बीच, यानी कि जो डॉक्टर हैं उनके बीच आवाज़ की समस्या की गंभीरता को स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया जा सके, यानी कि डॉक्टर अंदाजा लगा सके। तो अब आपको समझ गए जो मैंने एक सेंटेंस बोला था बीच में, कॉन्सेंसस ऑडिटरी परपेचुअल इवोल्यूशन ऑफ वॉइस, इनको शॉर्ट फॉर्म में CAP बोला गया है। तो इसका मतलब ये है। अब आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो, आगे मैं जो बताऊंगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो फिर उसके बाद लिखा है और ऑसिफोनिया सेवरिटी इंडेक्स, इसको भी शॉर्ट एब्रिविएशन में लिखा है इन्होंने, OSI लिखा है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ऑसिफोनिया सेवरिटी इंडेक्स, इनके अनुसार इवोल्यूएट किया जाएगा। इसको मैं परिभाषित अगर मैं करूं तो इसको मतलब ये एक पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर के दृष्टिकोण पर जो DSI मैंने मतलब इसके माध्यम से इसको एक तैयार किया गया है, जिससे यहाँ पर जो आवाज़ की जो गुणवत्ता होती है उसकी वस्तुपूर्वक और मात्रात्मक सह संबंध स्थापित करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, यानी कि डॉक्टर के लिए है, और डॉक्टर इससे जो है इसमें इसको इवोल्यूएटेड करते हैं। दोस्तों आप समझते हैं, इसको स्कोर वाइज दिखाया गया है, और एक SI परसेंटेज इसको 2 टाइप से दिखा रखा है, यानी कि जो डॉक्टर होगा उसको इवैल्यूएट करेगा, जैसे मैंने बताया कि आपको वॉइस टेस्ट के अकॉर्डिंग करेगा, और एक आपको ऑडिटरी परपेचुअल इवोल्यूशन ऑफ वॉइस करके करेगा। तो इसमें इस प्रकार से इन्होंने दिखा रखा है, एक SIA का परसेंटेज लेगा, और दूसरा एक OBCA का आपका OBCA के हिसाब से उसका परसेंटेज लेगा, और उसके बाद उसको इवैल्यूएट करके उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। उसकी बाद हम बात में करेंगे। पहले हम समझते हैं स्कोर को। तो स्कोर और परसेंटेज ऑफ स्पीच इंटेलिजिबिलिटी अफेक्टेड, यानी कि SIA का परसेंटेज, यानी कि जिसका 1 स्कोर होगा उसका 0 से लेकर 15%, और जिसका 2, ये
डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट असेसमेंट नहीं है, उसका कैलकुलेशन बाद में होगा, लेकिन एक टेबल दे रखा उसके अनुसार जो है ये डॉक्टर इसको कैलकुलेट करेगा, या सॉरी मेडिकल अथॉरिटी कैलकुलेट करेगी। 2 स्कोर में जो है 16 से लेकर 13% एसआई परसेंटेज, और 3 में जो है 31 से लेकर 39 एसआई परसेंटेज, और 4 स्कोर में 40 से लेके 55 जो है एसआई परसेंटेज, और फिर 5 स्कोर में जो है यहाँ पर 56 से लेके 75 एसआई परसेंटेज, और 6 स्कोर में जो है यहाँ पर 76 से लेके 89 एसआई परसेंटेज, और 7 स्कोर में यहाँ पर 90 से लेके 100 तक एसआई का परसेंटेज दिया गया है। अब से थर्ड वाले पैरा में देखिए, यूज्ड फॉर मेजरिंग परसेंटेज ओवरऑल वॉइस क्लैरिटी अफेक्टेड, यानी कि जो ओबीसीए का फुल फॉर्म इन्होंने दे रखा, ओबीसीए जहां पर आएगा तो वहां पर ओवरऑल वॉइस क्लैरिटी अफेक्टेड इसका फुल फॉर्म होता है, विच इंक्लूड्स द रफनेस, ब्रीथनेस, स्टेन, पिच एंड लाउडनेस एवरेज स्कोर टू बी गिवन वेटेड फॉर द परसेंटेज ऑफ ओवरऑल वॉइस क्लैरिटी अफेक्टेड। ये हमको कहना चाह रहा है, मतलब एक यहाँ पर एक शब्द आ रखा है स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब होता है किस प्रकार से उसमें तनाव आ रखा है, कितना ज्यादा उसमें तनाव है, कितना ज्यादा स्ट्रेस है। तो इसका कहने का मतलब है तो वहां पर जो है कितना ज्यादा रफनेस है, और कितना ज्यादा वो ब्रीथनेस है, और कितना ज्यादा वो तनाव से है, स्ट्रेस है, यानी कि स्ट्रेन मतलब तनाव होता है, और पिच हो गया, एंड लाउडनेस कितना लाउडनेस है, तो उसके एवरेज स्कोर और वेटेज के हिसाब से वो इफेक्टेड होगा, उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। पहले हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ ओवरऑल वॉइस क्लैरिटी इफेक्टेड, यानी कि इसको देखा गया है, इसके स्कोर में इसको भी स्कोर वाइज बांटा गया है ओबीसीए का। एक मैंने आपको एसआई का परसेंटेज बताया, अब हम ओबीसीए का परसेंटेज देखेंगे, जिसका 1 स्कोर आएगा ओबीसीए में 0 से लेकर 15%, 2 स्कोर में 16 से लेकर 13%। ये डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट असेसमेंट नहीं, इसका कैलकुलेशन बाद में होगा। थर्ड में जो है 31 से लेकर 39% ओबीसीए का, और 4 स्कोर में 40 से लेकर 55 तक ओबीसी का स्कोर, और 5 में जो है 56 से लेकर 75 ओबीसीए परसेंटेज, और 6 स्कोर में 76 से लेकर 89 तक ओबीसीए का परसेंटेज, और 7 में जो है 90 से लेकर 100 तक जो है ओबीसीए का परसेंटेज। अब बात करते हैं कि परसेंटेज किस प्रकार से मिल पाएगा। परसेंटेज ऑफ स्पीच डिसेबिलिटी परसेंटेज या स्पीच की इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात करते हैं, इसको किया गया है 2 इंटू अपर रेंज परसेंटेज ऑफ एसआई। एसआई मैंने आपको बताया था, एसआई का फुल फॉर्म जहां पर भी एसआई आएगा तो उसको मैंने क्या बताया, परसेंटेज ऑफ स्पीच इंटेलिजिबिलिटी अफेक्टेड, यानी कि एसआई का परसेंटेज, यानी कि क्या बोला 2 एंड अपर रेंज ऑफ परसेंटेज ऑफ एसआई बोल रहा है, 2 इंटू अपर रेंज, यानी कि अगर बाई चांस अगर 4 स्कोर जिसका आ रखा है तो 4 से लेके 40 से लेके 50 तक बोल रहा है, तो अपर रेंज बोला तो हम समझेंगे कि 55 तक है। इसका मतलब वो मेडिकल अथॉरिटी आपको कैलकुलेट करेगी, मोटे अंदाजे से हम समझ सकते हैं इसको 2 इंटू अपर रेंज, यानी कि अपर रेंज जो आपका आ रखा है बाई चांस 30 से लेके 40 तक आ रखा है, यानी कि 4 स्कोर में अगर है तो 4 स्कोर में आपका कितना पता है एसआई में, वो 40 से लेके 55 है, तो 55 मान के चलते हैं, प्लस अपर रेंज ऑफ परसेंटेज ऑफ ओबीए, यानी कि अपर रेंज, यानी कि 4 स्कोर वहां भी है तो 4 स्कोर यहाँ पे है, तो 40 से लेके 55 तक हम 55 मान लेते हैं, तो प्लस 55 हो गया, यानी कि 2 इंटू 55 प्लस 55 बाई 3 कर देंगे, इसको बटा 3 कर देंगे, यानी कि आप समझ में आ गया। यानी कि अब जरूरी नहीं है कि इसका जो है स्पीच इम्पेयरमेंट वहां पर 4 स्कोर वहां पर भी होगा, वहां पर बदल भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर बदल भी सकता है, लेकिन हम एक मोटा अंदाजा से लगा सकते हैं कि हम 4 ही ले लें, क्या पता वहां पर 3 ले ले, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता। तो अब यहाँ पर समझते हैं, तो अब हम समझ लेते हैं 2 इंटू अपर रेंज हमने यहाँ पर कितना लिया था, 55 लिया था, तो 2 इंटू 55 कितना हो गया, 110 हो गया, सीधे 110 हो गया, प्लस 55, तो 55 110 प्लस 55 कितना हो गया, 165 बटा 3 हो गया, तो 165 बटा 3 कितना हो गया, यानी कि 15 और 1 बचा 55, यानी कि 55% उसका डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट बन पाएगा। दैट्स ऑल। अब क्लियर है, आपके समझ में आ चुका होगा, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। एक बार और समझ लेते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। हम मान के चलते हैं कि 3 स्कोर मान ले, एसआई का परसेंटेज 3 स्कोर मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर 39 ले लेते हैं, मान लीजिए 39, 2 इंटू 39 करते हैं, 2 इंटू 39 कितना होगा, 78 होगा, 2 इंटू 39 मान के 78 प्लस अपर रेंज ऑफ परसेंटेज ऑफ ओबीसीओ
यानी कि 39 हम यहाँ पर भी ले लेते हैं। 78 और प्लस 39 हो गया, तो 78 में 39 अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 70 और 30 100 और 100 यानी कि 100 और 9 100 और 117 आ जाएगा। तो 117/3 हो जाएगा। तो 117/3 करेंगे तो कितना हो गया? 3 3 जा 9 और 3 5 जा 36% तक इसका डिसेबिलिटी असेसमेंट या इम्पेयरमेंट असेसमेंट बैठ पाएगा। तो यानी कि 36% इसका हो पाएगा। तो अब आप, मैं समझता हूं कि आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सीधे मेरे दोस्तों, असेसमेंट ऑफ साइनसाइटिस, जिसका साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि नोज की बात कर रहा है। नोज में बहुत सारे को प्रॉब्लम होती है फौजी बंधु को, जब वो ऊपर पहाड़ी में चढ़ते हैं तो बर्फ में ठंडे इलाकों में ज़्यादा हो सकता है। फौज में बहुत सारे ऐसे मिलिट्री, खासतौर पे इन्फेंट्री सोल्जर को ये नोज वाली समस्या, जब वो ठंड में होते हैं तो उनको ये समस्या हो जाती है और यहाँ तक कि उनको सर्जरी भी करनी पड़ती है और बाद में ये ठीक भी हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल में माना गया है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे फौज में मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी मेडिकल डिसेबिलिटी होती है, नोज वाली में साइनस की प्रॉब्लम होती है, वो ठीक हो जाते हैं, मेडिकल कटरी फिट हो जाते हैं। अगर कोई नहीं भी हो रहा तो उसकी डिसेबिलिटी असेसमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर जिनको ये प्रॉब्लम होती है, ये बोला है राइनोसाइनटिस विद द नसल पॉलिप्स लीडिंग टू एंसोमिया बायलैटरल। बायलैटरल मतलब होता है बोथ, यानी कि दो साइड, इस साइड भी और इस साइड भी बात कर रहा है, दोनों साइड की बात कर रहा है। तो इसका मतलब समझते हैं, पहले समझते हैं कि साइनस क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। साइनस एक प्रकार का जो है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, एक प्रकार का संक्रमण होता है जो आमतौर पर सर्दी, एलर्जी या संक्रमण के कारण होता है। खासतौर पर फौजी जवानों को ठंडी इलाके में होता है। तो साइनस एक प्रकार के चेहरे की हड्डियों में हवा से भरी ये जगह होती हैं जो नाक के मार्ग से जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम बात करते हैं राइनोसाइनस की बात करते हैं, तो ये एक कंडीशन है जिसमें आपके नोज और साइनस की कैविटीज जो आपके चेहरे में होते हैं, इनमें जो है इन्फ्लेमेशन होता है और इसका मतलब ये है कि आपके नसल पैसेज और साइनस मेम्ब्रेन्स में स्वेलिंग हो जाती है जो नॉर्मल एयर फ्लो को ब्लॉक कर देती है, यानी कि सांस लेने में समस्या करता है। ये कंडीशन यूजुअली कोल्ड एरिया में होती है, यानी कि ठंड वाले एरिया में होती है, वायरल इन्फेक्शन या एलर्जीज के बाद हो जाती है। फौजी बंदे को अक्सर ये ठंडे इलाके में ही उत्पन्न होती हैं और फौजी बंदू को बहुत होता है, साइनस की प्रॉब्लम बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है उनको। तो और ये मेडिकली फिट भी हो जाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं, एक नसल पॉलिप से सॉफ्ट और पेनलेस ग्रोथ होते हैं जो नोज और साइनस की लाइनिंग में डेवलप होते हैं और ये ग्रोथ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के रिजल्ट में होते हैं और ये ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि सांस लेने में समस्या करते हैं। और एक बात मैंने बोला था, एंसोमिया शब्द बोला था यहाँ पर, यहाँ बायलैटरल बोला था, यानी कि दोनों साइड की बात मैं कर रहा था। मतलब है कि सेंस ऑफ स्मेल लेस, यानी कि उनको मतलब कोई किसी चीज का स्मेल लेने में उनमें समस्या होती है, यानी कि स्मेल को समझ नहीं पाते हैं, किस प्रकार की स्मेल आ रही नहीं आ रही उनको पता नहीं लगता है। ये कंडीशन बायलैटरल दोनों साइड होता है, दोनों बायलैटरल मतलब होता है बोथ, तो दोनों साइड हो सकता है और जिसमें दोनों नॉस्ट्रिल्स से स्मेल लॉस हो जाता है, यानी कि उनको स्मेल लेने में समस्या होती है, यानी कि स्मेल को समझ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से उनको ये प्रॉब्लम होती है। और इनवेसिव फंगल साइनस बियॉन्ड साइनस एज पर द एस्पेक्ट ऑफ द एनाटॉमिकल सिस्टम इन्वॉल्व। तो इसमें जो डिसेबिलिटी, जिनको साइनस की जिनको प्रॉब्लम होती है, मेरे फौजी भाइयों को जितनों की भी साइनस की प्रॉब्लम होती है, तो उनको ऊपर चढ़ना पड़ता है, यानी कि ड्यूटी देनी पड़ती है, उनको भी ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पर ऊपर चढ़कर जो है उनको भी वहाँ पर ये साइनस की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मिनिमम डिसेबिलिटी परसेंटेज, इसमें 20% सीधे आपको अगर है तो यहाँ पर सर्जरी होगी तो 20% डिसेबिलिटी आपको मिलेगी। ये आपके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार इसको परिभाषित किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 5 जनवरी 2018 का ये लेटर है, डेट है, भारत सरकार का गजट है। उसके अनुसार साइनस की प्रॉब्लम में 20% डिसेबिलिटी असेसमेंट ऑथराइज है और ये इम्पेयरमेंट असेसमेंट भी 20% ऑथराइज है। फौज में ब्रॉडबैंड सिस्टम होता है, इसको ब्रॉडबैंड करके 50% कर दिया जाएगा इम्पेयरमेंट असेसमेंट या डिसेबिलिटी असेसमेंट में, ये आपको 20% कर दिया जाएगा। अब मैं आपको समझता हूँ कि जिन भी फौजी बंदूक को यहाँ पर साइनस की प्रॉब्लम है,
स्पीच इंटेलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि ये बोलने की समस्या है, फलाना तो फलाना इत्यादि समस्या हो जाती है, आवाज़ चले जाती है। और हियरिंग लॉस की ईयर की जो बात हो रही है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी अच्छी लगती है तो हमारे साथ जुड़ें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार की सभी को ये जानकारी आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि जानकारी के अभाव में हम बहुत सारे गलत डिसीजन हमेशा ले लेते हैं। तो जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% होती है स्पीच की प्रॉब्लम में, तो आप मेडिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के हकदार हैं। अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को बनाएं। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करने वाले जितने भी सोल्जर्स हैं, आपका जो फौज के अंदर जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा वो उसकी सिविल के अंतर्गत वैल्यू नहीं है। इसलिए आपने अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अपने मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका MS-15 लेके आपने नियरेस्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रिपोर्ट करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है, और या तो आपके हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डेट निर्धारित किया गया होगा, उस डे के अंतर्गत जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएं और डॉक्टर से मिलें, और आपके हैंड टू हैंड स्टेट अथॉरिटी से आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डॉक्टर शुरुआत से पूरी जांच करेगा, और जिसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा। तो ये थी अभी तक की जानकारी। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करने वाले जो भी जवान है, अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने में आपको अगर समस्या हो रही है, यानी कि फौज आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, नॉर्मली दे देती है, लेकिन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जब भी नहीं जाती है, अपने हेड क्लर्क से आप संपर्क कराएं, और उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप एप्लीकेशन लिखें, और डिसेबिलिटी CO के कमांडिंग ऑफिसर से सिग्नेचर होके उस मेडिकल हॉस्पिटल में, यानी कि मेडिकल जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पर वो जाएगा, और जाके जो है आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा, या मेडिकल सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपको आपके हॉस्पिटल से ही ऑथराइज होगा, या कमांड हॉस्पिटल से मिल सकता है, या आपके बेस हॉस्पिटल में जो भी कंसर्न स्पेशलिस्ट है वो आपको ये ऑथराइज करेगा। ये आपको जाके एक एप्लीकेशन आप अपने हॉस्पिटल में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, और वहाँ के जाके आप ले सकते हैं, या आप प्रॉपर तरीके से आपके यूनिट से लेटर लिख के भी ले सकते हैं, और ये बन जाता है। नॉर्मल प्रोसीजर है, आप बना सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।